तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं बेसिकली आज। कल लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने समझा था लास्ट क्लास में वो ये था कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस पाई की एक रीजनेबल इनफ वैल्यू आती है, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है इट इज अ प्रिफर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द मोलर मास ऑफ एन अननोन सोल्यूट। अगर किसी अननोन सोल्यूट का आपको मोलर मास निकालना है तो वैसे तो आप चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो, बट द प्रिफर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ यस्टरडेज क्लास। तो उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं और कुछ और क्वेश्चन बेसिकली करते हैं बेस्ड अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर। सो लेट्स राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, लिखिए, इफ 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज एंड 34.2 ग्राम सुक्रोज is dissolved to make 500 ml of solution at 300 Kelvin कैलकुलेट पाई। चलिए ये क्वेश्चन करिए सब लोग जल्दी से। ट्वेंटी ATM। ओके, तो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, आइए। 20 ATM सर। ठीक है, निकालते हैं आंसर। तो देखिए, जैसा कि कल मैंने बताया था कि भाई पाई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो उसमें सल्यूट कौन सा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस बात पे गौर करिए कि ये तीनों सॉल्यूट जो हैं ये तीनों के तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो कहीं पर भी कोई आई का फैक्टर जो है वो नहीं आएगा, पॉइंट नंबर 1। तो 6 ग्राम यूरिया लिया है। यूरिया का मोलर मास मैंने आप सबको बोला था कि याद करके रखना। तो यूरिया के जो है वो हो गए 0.1 मोल, ठीक है। और ग्लूकोज भी आप जानते हो क्या होता है, मोलर मास 180 होता है, तो ग्लूकोज के भी हो गए 0.1 मोल। और सुक्रोज भी आप मोलर मास 342 होता है, C12H22O11, तो सुक्रोज के भी हो गए 0.1 मोल, ठीक है। तो ये तीनों सॉल्यूट्स के हमने मोल निकाल दिए। तो अब हम लोग सिंपली क्या करें, पाई इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3 बाय V, ये हमारा C बन गया बेसिकली, और इनटू क्या कर दें, RT कर दें, ठीक है। तो N1 प्लस N2 प्लस N3 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3 के बराबर। V की वैल्यू हमको दी हुई है 500, लेकिन ये ml में है, तो लीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे।
R की वैल्यू 1/12 एंड टेम्परेचर हैज बीन गिवन टू अस एज 300 केल्विन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए। 500 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स 12 से ये कट जाएगा 25 इंटू 2 50 और 15 एटीएम आंसर आएगा। 20 कैसे आ रहा है? 15 एटीएम आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आई होप सिंपल सा सवाल है, सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया सबने? चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अगला सिचुएशन है कि आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, दिस इज लेट से सॉल्यूशन नंबर 1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और इसका वॉल्यूम है V1। ठीक है, टेम्परेचर कुछ T है एंड वी हैव वन मोर सॉल्यूशन। लेट अस कॉल दिस सॉल्यूशन नंबर 2। इस दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है और वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर इसका भी T है। तो 2 अलग अलग सॉल्यूशंस हैं सेम टेम्परेचर पे। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 वॉल्यूम V1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 वॉल्यूम V2, और इन दोनों को आपने कर दिया है मिक्स। ठीक है, यू हैव मिक्स्ड बोथ द सॉल्यूशंस। तो इन दोनों को मिक्स किया तो जो नया सॉल्यूशन तैयार होगा, जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा, उसका पाई फाइनल, दैट इज द फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ दीज वैल्यूज। चलो इसको अटेम्प्ट करो जल्दी से। मिक्स करने पे जो नया सोल्यूशन बनेगा, उस नए सोल्यूशन π1 V1 plus π2 V2 upon V1 plus V2। बिल्कुल सही जवाब लग रहा है। देखिए पहले वाले सोल्यूशन के लिए अगर बात करें, फॉर द फर्स्ट सोल्यूशन, तो हम लोग लिख सकते हैं π1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू RT। इसका कंसेंट्रेशन कुछ मान लेते हैं C1 है, और दूसरे वाले सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन अगर C2 मान लें तो वी कैन राइट π2 इज इक्वल्स टू C2 इंटू RT। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो फाइनल सोल्यूशन का मुझे पाई निकालना है। तो किसी भी सोल्यूशन का पाई निकालने के लिए मुझे उसका कंसंट्रेशन चाहिए होगा। कंसंट्रेशन के लिए आप याद करो, मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक मिक्सचर फॉर्मूला करके एक चीज पढ़ी थी कि 2 सॉल्यूशंस को जब मिक्स करते हैं तो C फाइनल, दैट इज द फाइनल कंसंट्रेशन, इज गिवन बाय C1 V1 प्लस C2 V2, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला हमने मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मिक्सचर फॉर्मूला के नाम से इसे जानते हैं। तो बस बेटा अब आप सोच लो, ये C फाइनल हो जाएगा ना, फाइनल जो मिक्सचर बनेगा इन दोनों को मिलाने के बाद उसकी मोलैरिटी। तो C1 की जगह यू कैन थिंक, C1 की जगह यू कैन थिंक π1 अपॉन RT आ जाएगा। ठीक है, इनटू क्या करोगे V1 प्लस C2 की जगह पर आ जाएगा π2 अपॉन RT इंटू V2 अपॉन नीचे क्या रहेगा V1 प्लस V2। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर CF। ओके, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ πF, और πF हम लोग निकालेंगे CF इंटू RT करके। अब देखो बेटा, ये CF का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दिस इज CF, और इस पूरी चीज को ध्यान से देखो, इस पूरी चीज को
तुम RT से मल्टीप्लाई करोगे तो ये RT कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। CF को RT से मल्टीप्लाई करना है, तो ये CF लिखा हुआ है इतना पूरा चीज, इसको RT से मल्टीप्लाई करोगे तो RT कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट pi1 v1 प्लस pi2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर पाई एफ। अच्छा, अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव तो कर लिया है, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है, ठीक है। देखो, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए तुमने भी फॉर्मूला क्या डिराइव किया है, pi1 v1 प्लस pi2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए तुम्हें जो ओरिजिनल सॉल्यूशंस हैं उनका pi1 और pi2 पता होना चाहिए। pi1 और pi2 अगर ओरिजिनल सॉल्यूशंस का दिया गया होगा, then only you can use this formula to calculate the value of pi f, ठीक। लेकिन ऐसे सवाल बहुत कम होंगे जहां पे तुम्हें ओरिजिनल सॉल्यूशंस का pi1 और pi2 दिया गया हो। ज्यादातर क्वेश्चंस में, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में तुम्हें ओरिजिनल सॉल्यूशंस का C1 और C2 दिया रहेगा, मतलब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशंस दी रहेंगी ओरिजिनली कितनी कितनी है। तो तुम्हें जब कॉन्सेंट्रेशंस बेटा दे दी गई हो, जैसे इसकी मोलैरिटी पता है और इसकी मोलैरिटी पता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तुम्हें पता है, तो ऐसी केस में तो तुम क्या करोगे, सीधे सीधे CF निकाल लोगे ना, C1 v1 प्लस C2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। भाई इसकी मोलैरिटी पुट कर दोगे, इसकी मोलैरिटी पुट कर दोगे, v1 v2 पता होगा, इसको सॉल्व करके तुम सीधे सीधे फाइनल मोलैरिटी निकाल लोगे। और जैसी एक बार तुम्हारे पास फाइनल मोलैरिटी आती है तो तुम उसको क्या करोगे, CF इंटू RT कर दोगे, उससे पाई एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, बट बहुत कम यूज होता है ये। ज्यादातर क्या होता है, C1 C2 दिया रहता है तो हम सीधे C फाइनल निकाल लेते हैं और उससे फिर पाई एफ निकाल लेते हैं। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई है, मैंने क्या बताया अभी? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। और यस सर। हाँ, एक बात और ये भी ध्यान रखना कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ सॉल्यूशंस आर सेम। ऐसा नहीं हो कि ये T1 हो जाए और ये T2 हो जाए, तब ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा। दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ सॉल्यूशंस आर सेम। तो लिख लो यहाँ पे, ओनली एप्लीकेबल CABLE when T same for both solutions, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को तभी लगाना है। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू 200 ml of 0.1 molar aqueous urea solution is mixed with 300 ml of 0.2 molar aqueous glucose solution at 300 Kelvin. Calculate pi। चलो करो जल्दी से। 200 ml of 0.1 molar aqueous urea solution is mixed with 300 ml of 0.2 molar aqueous glucose solution at 300 Kelvin. Calculate pi। तो देखो, ये बात सबको समझ में आ रही होगी जो मैं पहले वाला पॉइंट अभी बोल रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, आपको जो सॉल्यूशंस हैं, ओरिजिनल जो सॉल्यूशंस हैं, उनकी आपको
मोलैरिटी दी हुई है। अच्छा, है तो सोल्यूट अलग अलग, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सोल्यूट है, क्योंकि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं कि हम कैलकुलेट कर देते हैं सी फाइनल, ठीक है। और सी फाइनल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 0.1 इंटू 200 प्लस 0.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 500, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। चलो भाई, ये कितना हो गया? ये हो गया 20 और लीटर ये में हो गया चाहिए। 60, 80, ठीक है ना। ये आ रहा है 80 बाय 500, ठीक है। 80 बाय 500 आ रहा है, तो बेसिकली दिस इज 4 बाय 25 मोलर। ये तो आ गई क्या, सी फाइनल। अब तुम निकालो पाई फाइनल, तो पाई फाइनल निकालोगे सी फाइनल इंटू आर इंटू टी, कितना दिया है 300 केल्विन, बस हो गया। तो 12 से ये कट जाएगा 25, 25 25 और कट जाएगा, 4 ATM आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है भाई, सभी बच्चों को समझ में आई बात जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा कि ओरिजिनल सॉल्यूशंस का C1 और C2 दे दिया जाएगा। तो C1 और C2 जब भी दिया गया हो तो इस तरह से आप निकाल लोगे, और अगर पाई 1 पाई 2 दिया गया हो तो फिर आप पाई 1 V1 इक्वल्स टू पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 ये यूज कर सकते हो, बशर्ते टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया सबका ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो। मतलब आई का फैक्टर आ जाएगा अभी, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट पाई of a solution having 0.1 molar NaCl, 0.2 molar Na2SO4 and 0.5 molar HA, ठीक है। 0.5 मोलर HA। HA क्या है? HA है, HA है एक वीक एसिड which is 20% डिसोसिएटेड। HA एक वीक एसिड है विच इज 20% डिसोसिएटेड, और टेम्परेचर तुमको दिया हुआ है 300 केल्विन। चलो करो इस क्वेश्चन को जल्दी से।
10 चलिए तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। 35 10 एटीएम सर। कितना आ रहा है आंसर? 35 35 आंसर ठीक लग रहा है बिल्कुल। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि 3 अलग अलग सोल्यूट हैं। एक है 0.1 मोलर NaCl, दूसरा है 0.2 मोलर Na2SO4 और तीसरा है 0.5 मोलर Ha। अच्छा, NaCl एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट्स का अल्फा वगैरह जब तक कुछ नहीं दिया जाए तो अल्फा 1 मान के करना होता है। तो ये तीनों ही सोल्यूट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म क्या यूज करेंगे पाई निकालने के लिए? वी विल यूज पाई इज इक्वल्स टू I1 C1 प्लस I2 C2 प्लस I3 C3। तीनों का कुछ कुछ I होगा क्योंकि तीनों इलेक्ट्रोलाइट हैं, मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T। I1 C1 प्लस I2 C2 प्लस I3 C3 इंटू RT। ठीक है, ये वाला फॉर्म यूज करेंगे इक्वेशन का। चलिए आगे देखते हैं। NaCl 100% टूटेगा। तो 100% जब टूटता है तो मैंने तुम्हें बताया भी था ऑब्जेक्टिव में, सोचने के लिए जल्दी जल्दी I इक्वल्स टू N होता है, ये बात सबको याद होगी। ठीक है, तो NaCl अगर 100% टूटेगा तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जस्ट डबल हो जाएगा। तो इसका I आप लोगे 2 इंटू C1। C1 क्या लोगे? C1 लोगे NaCl का 0.1 के बराबर, प्लस Na2SO4 के बारे में भी कुछ नहीं बोला गया है, 100% टूटेगा। 100% टूटेगा तो इसका I 2 Na और 1 सल्फेट बनेगा। तो इसका I आप लोगे 3 इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 हो जाएगा। और जो वीक एसिड है Ha, जो वीक एसिड है उसका अल्फा 20% दिया हुआ है, तो उसका I बेटा निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो उसका I हम लोग इधर नीचे निकाल लेते हैं, कहीं पर यहां निकाल ले रहे हैं ना। तो उस वीक एसिड का I निकालेंगे तो 1 प्लस N का वैल्यू Ha के लिए N का वैल्यू 2 होगा, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, इंटू अल्फा उसका हो गया 0.2, तो I की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1.2 के बराबर। ये बेसिकली क्या आ गया? ये I3 आ गया, वीक वाले एसिड का I3। ठीक है, तो I3 की वैल्यू आप पुट कर देना 1.2 इंटू C3, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.5 है, वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है। ये हो गया पूरा चीज इंटू R इंटू T। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। दिस इज 0.2, दिस इज 0.6, तो 0.6 प्लस 0.2 तो ये हो गया 0.8, और ये हो गया फिर से 0.6। 1.2 इंटू 1/2 सोच रहे से, तो 0.6, तो ये 1.4 आई पूरी चीज। ये तो 1.4 इंटू 1/12 इंटू 25, सॉरी इंटू 300, तो 300 से कट जाएगा 25 टाइम्स, और 25 इंटू 1.4 तो ये कितना, शायद 35 ATM के आसपास आंसर आएगा। ये आंसर आ रहा है भाई सभी का? सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये नोट हो गया सबका? आगे बढ़ें। नोट कर लिया सबने बेटा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो।
if 0.04 molar Na2SO4 solution at 300 Kelvin is found to be isotonic with 0.05 molar NaCl, which is 100% dissociated solution. Calculate alpha of Na2SO4. 0.04 मोलर Na2SO4 का सोल्यूशन है 300 केल्विन पे, और ये आइसोटोनिक है 0.05 मोलर NaCl सोल्यूशन के साथ, जो कि 100% डिसोसिएटेड है। तो तुम्हें बताना है कि सोडियम सल्फेट वाले सोल्यूशन का अल्फा कितना है। चलो करो जल्दी से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसे। 75%। तो दोनों सॉल्यूशंस बोला जा रहा है आइसोटोनिक हैं। तो आइसोटोनिक होने का मतलब ये निकलता है कि हम बोलेंगे π1 इज इक्वल्स टू π2। ठीक है, π1 को क्या लिखोगे, I1 C1 इंटू RT, और π2 को क्या लिखोगे, I2 C2 इंटू RT। RT कैंसिल आउट हो जाएगा। I1 Na2SO4 को 1 बोल देते हैं, तो इसका तो हमें अल्फा निकालना है, तो इसका I तो हमें निकालना पड़ेगा, तो इसका I मान लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इसका हो गया 0.04 इज इक्वल्स टू NaCl 100% टूटेगा तो I 2 हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन उसका दिया हुआ है 0.05। ठीक है, तो बस यहां से I की वैल्यू हो जाएगी 2.5 आ रही है I की वैल्यू, और I इतना है तो अल्फा कितना होगा, 75%। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस Na2SO4 के लिए N है 3, तो 3 माइनस 1 तो 2 अल्फा आ जाएगा। तो यहां से 2 अल्फा इक्वल्स टू 1.5 आ गया, और अल्फा इक्वल्स टू 0.75 आ गया। 75% हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट हो गया सबका? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
6 gram of CH3COH is dissolved in benzene to make 1 liter at 300 Kelvin. Osmotic pressure of the solution is found to be 1.64 atm. Find degree of association of CH3COH. फिर क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि मतलब जो दिया हुआ है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एसिटिक एसिड जो है वो बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या करता है, व्हाट डज एसिटिक एसिड डू अपॉन डिसोल्यूशन इन बेंजीन, क्या बनाता है, ये कुछ बनाता है, डाइमर बनाता है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा मान लो कि एसिटिक एसिड पानी में डिसॉल्व होकर डाइमर बनाता है, पानी कह रहा हूं सॉरी, बेंजीन में डिसॉल्व होकर डाइमर बनाता है, तो वो बात तुम्हें पहले से मालूम है। चलो करो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हो गया। अच्छा, आर का वैल्यू यहां पर इतना बड़प्पन तुम्हारे अंदर खुद होना चाहिए, 0.082 लेंगे। अभी कौन आ रहा है भाई? आर का ये वाला वैल्यू लेना तो फटाफट सॉल्व होगा। %68। देखो तो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने 6 ग्राम एसिडिक एसिड लिया, 6 ग्राम लिया एसिडिक एसिड और उसे बेंजीन में डिसॉल्व करके 1 लीटर बना दिया। अच्छा, अब एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालो, 60 आ जाएगा शायद, है ना? तो इसका मतलब 0.1 मोल है। तो आप तो भाई क्या करो, एसोसिएशन या डिसोसिएशन वाला केस है, तो पाई इज इक्वल्स टू I इंटू C इंटू R इंटू T, ऐसा लिख दो आप। ठीक है बेटा? अच्छा जी, पाई कितना दिया हुआ है? पाई दिया हुआ है 1.64। I तो हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें बीटा नहीं मालूम है, तो I निकालना है। C हो जाएगा 0.1, है ना? क्योंकि 0.1 मोल है 1 लीटर में, तो मोलैरिटी 0.1 होगी।
और R का वैल्यू लो 0.082 इंटू टेम्परेचर का वैल्यू लो 300। इज इट क्लियर? तो यहां से देखो भाई क्या बन गया ये। अच्छा, अभी इसका 1 0 जो है वो तो काट दो इधर 1 के साथ, और 1 0 इसको दे दो 0.82 बन जाएगा। ठीक है, तो 0.82 से 1.64 दो बार कटेगा और I का वैल्यू आ जाएगा 2/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I, बट you don't have to calculate I, you have to calculate बीटा। एसोसिएशन का केस है इसीलिए I 1 से छोटा आ रहा है, ये बात पे गौर करो। बीटा वाला रिलेशन क्या था? I is equals to 1 minus 1 by n, और डाइमर बन रहा है तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा इनटू बीटा, राइट? सो I की जगह भी सब्स्टिट्यूट 2/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा बाय 2। तो यहां से हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 2/3, ये भी 2/3 आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, चलिए कुछ इसको नोट कर लीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हों। जैसे अभी तक आप जो भी सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे थे उनमें कभी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही थी, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि कभी दो चीजों को मिक्स करें, उनको मिक्स करने पे रिएक्शन हो जाए, उससे कोई प्रेसिपिटेट वगैरह बन जाए। तो ये बात ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेट जो है वो सोल्यूट नहीं होता है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स वेयर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इसको सब लोग नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार। हैज एवरीवन नोटेड दिस? सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन करने जा रहे हैं व्हेन केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो लिखते हैं कुछ क्वेश्चन एक दो। फर्स्ट क्वेश्चन, 200 ml 0.2 molar BaCl2 solution is mixed with 500 ml of 0.1 molar Na2SO4 solution. Calculate pi of resultant solution at 300 Kelvin. Please note this fact कि जब आप BaCl2 और Na2SO4 को मिलाओगे तो इनके बीच में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिससे कि बड़ी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, जिससे कि BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, ये सेम चीज मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वहां पर भी आपको एक ऐसा एग्जांपल मिलेगा। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज दैट व्हेन वी मिक्स BaCl2 and Na2SO4, they will undergo a chemical reaction, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक होगी, और इससे हम लोगों को BaSO4 सॉलिड, जो कि एक
प्रेसिपिटेट होगा +2 NaCl एक्वस। ये केमिकल रिएक्शन होने वाली है इनके बीच में। चलो तो कैलकुलेट करो अब, जरा दिमाग लगाओ, पाई कैसे आएगा, कितना आएगा बताओ। चलो तो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो BaCl2 कितना है भाई, BaCl2 है 200 माम को भी ले आना। इंटू 0.2 यानी 20 इंटू 2, तो BaCl2 इज 40 मिलीमोल, राइट। अच्छा, हाउ मच इज Na2SO4? Na2SO4 is 0.1 into 500, so that is 1 into 50. So Na2SO4 का अमाउंट है 50 मिलीमोल। और ये दोनों अभी नहीं है। नाउ क्लियरली BaCl2 is the LR, limiting reagent over here, तो ये खत्म हो जाएगा, 0। 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है, तो 40 के साथ 40 कंज्यूम होगा और 10 मिलीमोल विल बी लेफ्ट। प्रोडक्ट हमेशा LR के हिसाब से बनता है, ये 10 है। प्रोडक्ट हमेशा LR के हिसाब से बनता है, तो BaSO4 का वी विल हैव 40 मिलीमोल एंड NaCl का वी विल हैव 80 मिलीमोल, ठीक है। अच्छा भाई, अब BaSO4 जो है वो तो एक प्रेसिपिटेट है, तो अब ये है तो 40 मिलीमोल, बट ये सल्यूट नहीं है। तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं कंसंट्रेशन वगैरह सल्यूट की होती है, प्रेसिपिटेट की नहीं होती है। तो बेसिकली अब दो सल्यूट्स हैं। एक सल्यूट है Na2SO4 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 अपॉन वॉल्यूम, कितना हो गया भाई, 500 प्लस 200 700 मिलीमोल अपॉन मिलीलीटर। तो 10 अपॉन 700 ये Na2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन है। और दूसरा सॉल्यूट है NaCl जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 80 अपॉन 700। ये दो सॉल्यूट्स हैं। एंड प्लीज रिमेंबर दैट बोथ ऑफ देम आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब जब आप पाई निकालोगे तो यू विल डू I1C1 प्लस I2C2 इंटू RT। इतना नोट करिए, नेक्स्ट पेज पे मैं कंटिन्यू करता हूं इसे। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। पाई इज इक्वल्स टू I1 मैंने Na2SO4 को माना है, तो Na2SO4 अगर 100% टूटेगा, सॉल्ट का जब भी अल्फा नहीं दिया जाए तो अल्फा 1 ले लेना होता है, ठीक है। तो Na2SO4 जब टूटेगा तो I3 हो जाएगा, कंसंट्रेशन उसका आया था 10/700, प्लस दूसरा क्या था NaCl का I2 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका आया था 80/700,
तो ये हो गया I1C1 प्लस I2C2 इंटू R इंटू T। ठीक है, तो बस इसको यूज करके आप कैलकुलेट कर लो, देख लो कितना आंसर आ जाता है यहां से। और अगर आगे सॉल्व करें तो ये बन गया भाई 3/70 और ये बन गया 16/70 इंटू ये तो कट जाएगा 25 टाइम्स, सो दिस विल बी 19/70 इंटू 25। ठीक है, 19/70 इंटू 25। तो बस इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो कैलकुलेटर्स देख लो कितना आ जाता है। 19 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 70, 6.78 आ रहा है आंसर लगभग। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। टू 200 ml of 0.2 molar HgCl2 aqueous solution is added to 800 ml of 0.5 molar Ki, जो कि 100% डिसोसिएटेड है। सॉल्यूशन और बोला गया है एट 300 केल्विन। बोला गया है कि इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन भी हो रही है और वो रिएक्शन दी भी हुई है HgCl2 aqueous प्लस Ki aqueous goes to K2HgI4। एक मिनट, K2HgI4 aqueous इस तरह का कॉम्प्लेक्स एक बन रहा है, प्लस KCl aqueous। ये रिएक्शन हो रही है और बैलेंस करने के लिए यहां पर आप लगा दो 2, ठीक है, और यहां पर आप लगा दो 4। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन हो रही है और 200 ml 0.2 मोलर HgCl2 को हमने 800 ml 0.5 मोलर Ki के साथ मिलाया। Ki जो है वो 100% डिसोसिएटेड है, 300 केल्विन टेम्परेचर है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन हो रही है, हमको निकालना है पाई ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन। वी हैव टू कैलकुलेट द पाई ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन। चलो करो इसे, अटेम्प्ट करो सब लोग जल्दी जल्दी।
चलिए तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, ये बात यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट नोट करिए कि जबरदस्ती उठा के हर केस में प्रेसिपिटेट नहीं बना देना। जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा ये तो बाहर हो गया, प्रेसिपिटेट है। भाई जब पिछले वाले केस में क्या था, BaSO4 के बगल में S लिखा हुआ था, तो S का मतलब था सॉलिड, सॉलिड का मतलब था प्रेसिपिटेट, लेकिन यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कोई रिएक्शन हो रही है तो प्रेसिपिटेट ही बनेगा, या प्रेसिपिटेट बनना ही एकमात्र टाइप की रिएक्शन है, और भी अलग अलग वैरायटी ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो K2HgI4 है ये सॉल्युबल है ना, तो इसको जबरदस्ती प्रेसिपिटेट नहीं करवाना है किसी चीज को, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। HgCl2 का हमारे पास है 0.2 इंटू 200, तो यानी कि 2 इंटू 20, तो 2 इंटू 20 का मतलब हो गया HgCl2 हमारे पास है 40 मिलीमोल, ठीक है। अच्छा भाई, Ki कितना है हमारे पास, 0.5 इंटू 800, तो 0.5 इंटू 800 मतलब हो गया 400 मिलीमोल Ki है, और ये दोनों 0 है अभी, ठीक है। अच्छा अब देखो, मोल्स ऑफ A अपॉन A 40, मोल्स ऑफ B अपॉन B 100, तो ये छोटा आ रहा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा। 1:4 का रेशियो है, तो 40 के लिए 160 कंज्यूम होगा। 160 कंज्यूम होने के बाद 240 मिलीमोल बचेगा। प्रोडक्ट्स हमेशा LR के हिसाब से बनेंगे, इधर 1:1 का रेशियो है, ठीक है। इन दोनों में, इसमें और इसमें 1:1 का रेशियो है, तो 40 से ये प्रोड्यूस हो जाएगा 40 मिलीमोल, और इसमें और इसमें 1:2 का रेशियो है, तो ये 40 से बन जाएगा 80 मिलीमोल। एंड प्लीज नोट दैट ऑल 3 ऑफ देम आर सॉल्यूट्स। ये तीनों सॉल्यूट हैं, इस बार कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। अच्छा, तीनों सॉल्यूट हैं और तीनों इलेक्ट्रोलाइट भी हैं, तो अब आपको पाई निकाल, अच्छा वॉल्यूम कितना है भाई, 800 और 200, तो 1000 है, तो 1000 से तो इजिली डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पाई निकालना है, तो पाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, I1C1, अब Ki है ये, है ना, तो Ki का I कितना होगा, 2, ठीक है। Ki का I कितना होगा, 2, और कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0.24, 1000 से डिवाइड कर देना भाई, मोलैरिटी 240/1000 होगी, और I2 हो गया, प्लस चलो K2HgI4, इसका I बताओ कितना होगा, 2 3 इसका 3 होगा, और अल्फा कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे, तो I भी 3 हो जाएगा। वेरी गुड। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 40/1000, तो 40/1000 कितना हो गया भाई, 0.04 हो गया, ठीक है। और प्लस KCl की कंसंट्रेशन है 80/1000, 80/1000 मतलब 0.08, और इसका I 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.08 इंटू RT, इस तरह से I निकलेगा। और बस इसको सॉल्व कर लो अभी, तो कितना कितना हो गया, देखो ये हो गया 0. ठीक है, तो ये हो गया 0.48 प्लस 0.12 प्लस 0.16, ये सब निकल गया, इंटू 1/12 इंटू 300। इसको आप अपना आगे सॉल्व कर लेना, देख लेना कितना आ जाता है। ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.76, 0.76 इंटू 25 बनेगा ये, ठीक है। तो यहां से ये ध्यान रखें कि जरूरी नहीं कि हमेशा हमको प्रेसिपिटेट बनाना ही, अब हमें एक बार कोई चीज सीख गए तो। यहाँ पे आप देखिए साफ साफ आपको एक्वस लिखा हुआ है, तो ये सॉल्यूट है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे नोटिस करो कि अगर तुम एक एक्सेस ऑफ KI सॉल्यूशन में
एक्सेस ऑफ के आई सोल्यूशन में इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, ध्यान से सुनो। एक्सेस ऑफ के आई सोल्यूशन में मतलब तुम ऐसे सपोज करो कि एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से। नोट कर लिया सबने? तो वो इक्वेशन एक बार जरा फिर से लिखते हैं। HgCl2 aqueous plus 4 Ki aqueous goes to K2 Hg I4 aqueous प्लस क्या था 4 KCl, नहीं प्लस 2 KCl, सॉरी प्लस 2 KCl aqueous। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में तुम्हारे पास एक्सेस ऑफ के आई पड़ा है। ठीक है, एक्सेस ऑफ के आई तुम्हारे पास पड़ा, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ के आई पड़ा है। इस सॉल्यूशन में तुमने स्मॉल अमाउंट ऑफ HgCl2 ऐड कर दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ HgCl2 तुमने इसमें मिलाया, तो तुम्हारे पास एक KI का सोल्यूशन था जिसमें खूब सारा KI था और उसमें तुमने थोड़ा सा HgCl2 मिला दिया, है ना। KI इज इन एक्सेस, HgCl2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट यू कैन से। ठीक है, तो इस रिएक्शन को एनालाइज करो, इस रिएक्शन को यूज करो, इससे सोचो और मुझे बताओ कि ऐसा करने से इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स या मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। KI का सॉल्यूशन है, उसमें खूब सारा KI प्रेजेंट है, थोड़ा सा HgCl2 मिला दिए, तो सोल्यूट के मोल्स घटेंगे या बढ़ेंगे? घटेंगे। देखो, तुम अगर एक KI के सॉल्यूशन में, यहां पे KI प्रेजेंट था खूब सारा, मान लो 100 मोल था, ठीक है, तो 100 मोल KI था यहाँ पे। अब 100 मोल KI था तो एक्चुअल में तो वो 100 इंटू 2 मोल यानी कि 200 मोल था ना, क्योंकि KI का I 2 होता है, तो 200 मोल सोल्यूट प्रेजेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे KI प्रेजेंट है खूब सारा। अब सपोज करो इसमें तुमने थोड़ा सा HgCl2 मिलाया, तो HgCl2 जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो वो HgCl2 लिमिटिंग रिएजेंट है, वो तो खत्म हो जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि सर HgCl2 मिला रहे हैं तो वो तो सोल्यूट बढ़ ही रहा है एक तरह से, भाई जाके रिएक्शन भी तो कर रहा है ना वो। अगर रिएक्शन नहीं हो रही होती तब तो तुम आंख बंद करके बोलते कि भाई सोल्यूट मिला रहे हो तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कहीं पर भी सोल्यूट और मिला रहे हो तो सोल्यूट का मोल बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा तब सोचते जब रिएक्शन नहीं हो रही होती, यहाँ रिएक्शन हो रही है तो वो HgCl2 लिमिटिंग में तो वो तो नहीं बचेगा, वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब HgCl2 बेसिकली क्या करेगा कि जैसी वो सोल्यूशन में एंटर किया, इस सोल्यूशन में से 4 मोल KI कंज्यूम कर जाएगा, 4 मोल KI को खत्म कर देगा। 4 मोल KI खत्म हुआ मतलब कि 4 इंटू 2 8 मोल सोल्यूट का खत्म हुआ। ये बात समझ में आई? 4 मोल KI कंज्यूम हुआ मतलब 8 मोल सोल्यूट कंज्यूम हुआ। अच्छा, 4 मोल KI अगर कंज्यूम हुआ है तो उसकी जगह पे ये कितना बनेगा? ये तो फॉर्म हो रहा है सोल्यूशन में, ये बनेगा 1 मोल और ये बनेगा 2 मोल। इसका 1 मोल का मतलब हुआ 3 मोल, I इसका 3 है, समझ रहे हो?
और KCl क्या, 2 मोल का मतलब हुआ 4 मोल। तो इफेक्टिवली तुम अगर देखो तो 8 मोल सल्यूट खत्म हुआ था यहां से, और 7 मोल सल्यूट प्रोड्यूस हुआ है HgCl2 मिलाने पर। तो इसकी वजह से जो मोल्स ऑफ सल्यूट है वो क्या हो गया, कम हो गया ना। और मोल्स ऑफ सल्यूट अगर कम हुआ है तो ये जो सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन की किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है। और यहां पर मैंने HgCl2 का एग्जांपल लिया है, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी मर्क्यूरिक सॉल्ट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में और क्वालिटेटिव एनालिसिस में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस आप इतना समझ लीजिए, किसी भी मर्क्यूरिक सॉल्ट के साथ ये बात हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई है या मैं फिर से समझाऊं एक बार? देखिए, एक्सेस ऑफ KI था आपके पास, इसमें खूब सारा KI है, तुमने थोड़ा सा कुछ HgCl2 मिला दिया, मान लो 1 ही मोल मिला है तुमने, यहाँ पे हजारों हजार मोल है KI का, तुमने 1 मोल HgCl2 मिलाया, ठीक है। तो 1 मोल HgCl2 मिलाओगे तो वो तो जाके रिएक्ट कर गया, वो तो खत्म हो गया, और अपने साथ साथ वो 4 मोल KI का ले गया। 4 मोल KI कंज्यूम होना मतलब 8 मोल, क्योंकि इसका I 2 है ना बेटा, K प्लस और I माइनस, तो 8 मोल सोल्यूट कंज्यूम हो रहा है इसके 4 मोल खत्म होने पर। और बन कितना रहा है, इसका 1 और इसका 2, इसका 1 I मिला के सोचो तो 3, और इसका 2 I मिला के सोचो तो 4, तो 7 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। 4 और 3 7 जोड़ दो, 8 मोल खर्चा हुआ था, तो 8 खर्चा करके 7 बनाओगे तो कम हो गया ना सोल्यूट का मोल। और सोल्यूट का मोल अगर कम हुआ तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ये बात सभी लोगों को समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए, दैट कंप्लीट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। कल की क्लास में हम लोग अब लास्ट की 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों बिल्कुल एक जैसी होती हैं, दोनों को एक ही साथ हम लोग पढ़ेंगे। और 2 और क्लास में, कल की क्लास और एक और क्लास में, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे फिर और आगे पढ़ेंगे। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में अभी भेज दूंगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला वीडियो आज नहीं ऐड हो पाया है, तो वो जो है वो कल मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। अच्छा, ऑर्गेनिक के लिए मैं सोच रहा था कि ऑर्गेनिक हम लोग इस तरह से, जैसे इसको खत्म करके क्लास में भी स्टार्ट कर सकते हैं, रेगुलर क्लास में, या अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं, मतलब एक्चुअली क्या होता है, इन क्लासेस में डेटा बहुत कंज्यूम होता है, तो 1-1.5 घंटे के बाद वो वार्निंग आने लगती है कि बंद करो बंद करो बंद करो, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड मैं मतलब ऐसा भी कर सकता हूँ कि भाई मैं उसको इसी सेम फॉर्मेट में, बिना मीटिंग होस्ट करके, बिना किसी को ज्वाइन करवाए, मैं उसको रिकॉर्ड कर दूं पूरा GOC से। मतलब ऑब्वियसली एक दिन में पूरा नहीं कर पाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा, जैसे आधे घंटे 45 मिनट, आधे घंटे 45 मिनट, उसको मैं रिकॉर्ड करता जाऊं इसी तरह से। उस मीटिंग में रहेगा नहीं कोई, है ना, तो मीटिंग में कोई नहीं रहेगा तो वो फिर डेटा वेटा कंज्यूम नहीं होगा, अपना चुपचाप काम चलता रहेगा उसमें, ठीक है। और फिर उसको वही यूट्यूब वाले चैनल में अपलोड कर दूं, तो वहां पे आप लोग देखें, और फिर कुछ बात अगर नहीं समझ में आए तो इस तरह से ठीक रहेगा क्या? सहमत हैं भाई सभी लोग इस तरीके से? यस सर। कुछ प्रॉब्लम होगा तब सर? क्या क्लास में नहीं पढ़ा सर। क्लास में भी कर सकते हैं, क्लास में, लेकिन सोल्यूशन खत्म करके तभी करेंगे। एक्चुअली उसमें एक चीज है ना कि बहुत सारे लोग आ नहीं पा रहे हैं, 3-4 लोग, तो वो एकदम मिस हो जाएगा। चलो खैर ठीक है, अब मिस हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, उधर थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो भी जो है मेरे पास आ गया है प्रूफ रीड करने के लिए, केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स, है ना, तो वो भी जो है मैं उसको, मतलब वो रिकॉर्ड सब एडिट हो गया है, सारी चीज हो गया है उसको मैं, लेकिन अभी एक बार देख लूं सब प्रूफ रीड वगैरह ठीक से है कि नहीं है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो थर्मोडायनेमिक्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो लिक्विड एंड सॉल्यूशंस हम लोग खत्म करते हैं, और
अगली क्लास में इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैं इसका होमवर्क भेज दे रहा हूँ, और ऑर्गेनिक अगर आप लोग उस तरह से बोलिए तो मैं वैसे ही स्टार्ट कर देता हूँ, कल से ही स्टार्ट कर दूंगा, आधे आधे एक घंटे डेली रिकॉर्ड कर करके डाल दूंगा। यस सर। और जो आपको उसमें डाउट आएगा वो आप पूछ लेना मेरे से, कर दीजिए सर। मतलब उसमें क्या होगा ना कि मतलब ज्यादा कंटेंट कवर हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा काम। जैसे यहाँ पे मान लो 1 घंटे पढ़ाते हैं तो उसमें 10 मिनट लोग पहले ज्वाइन करते हैं, फिर बीच में कोई आता है जाता है। तो ऑर्गेनिक में सवाल वाल तो रहता नहीं, थ्योरी थोड़ी रहती है, वो खटाखट समझा दूंगा मैं आपको सारी बातें। यस सर, डाल देंगे। देखते हैं 1-2 डाल के देखते हैं, फिर उसके बाद नहीं होगा तो आगे पढ़ाने लग जाएंगे, ठीक है ना। 1-2 यस सर। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, ओके। मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन भेज देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।